हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज के वीडियो में परागकोश या एंथर के बारे में बताएंगे, जिसमें परागकोश क्या होता है और इसके कार्य क्या क्या होते हैं तथा परागकोश की अनुप्रस्थ काट अथवा इसकी आंतरिक संरचना के बारे में डिटेल में समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परागकोश होता क्या है, अर्थात परागकोश क्या है। तो ये जो आप पुष्प देख रहे हैं, इसमें पुष्प के 4 चक्र या 4 अवयव होते हैं। आपको यहाँ पर बता दूं कि मैंने पुष्प के सभी भागों के नाम और उनके कार्य इस पर एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो ये जो 4 अवयव हैं, इनमें से बाह्य दलपुंज या कैलेक्स, दूसरा दलपुंज ये वाला या इसे करोला भी कहते हैं, तीसरा ये है जायांग या इसे अंग्रेजी में गाइनोसियम भी कहा जाता है, और चौथा है पुमंग या अंग्रेजी में इसे एंड्रोसियम कहते हैं। तो ये 4 अवयव होते हैं या 4 चक्र होते हैं एक संपूर्ण पुष्प में। तो ये जो पुमंग होता है या एंड्रोसियम जो है, इसके अवयवों को पुंकेसर कहते हैं, यानी इसके सभी भागों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। यह पुष्प का नर अंग होता है, और इसमें ये जो ऊपर वाला आप भाग देख रहे हैं, ये वाला, इसे परागकोश कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि परागकोश क्या होता है। यानी जो पुंकेसर होता है या जो पुमंग होता है, एंड्रोसियम होता है, उसके ऊपर जो ये वाला भाग है, इसे ही परागकोश कहा जाता है या अंग्रेजी में एंथर कहते हैं। तो इन्हीं के अंदर पराग कण या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, यानी जो पराग कण बनते हैं वो इन्हीं पराग कोशों के अंदर बनते हैं। तो इन पराग कणों के कारण ही इन्हें नर जननांग कहते हैं। क्योंकि इसमें परागकण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नर जनन अंग होते हैं या नर जननांग होता है एंड्रोसियम। क्योंकि इन्हीं परागकणों के द्वारा परागण और निषेचन होता है, जिससे फल और बीज का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार से मनुष्य में शुक्राणु होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं कि पौधों में पुष्प के अंदर परागकण होते हैं। तो अब आपको परागकोश और परागकण के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परागकोश क्या होता है और परागकण क्या है। तो परागकोश के अंदर ही परागकण होते हैं। तो ये जो परागकोश होते हैं, ये कई आकार के होते हैं, यानी कई आकारों में परागकोश मिलते हैं। अलग अलग पुष्पों में अलग अलग आकारों के होते हैं। जैसे कुछ के चित्र हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ उदाहरण भी आपको बताए दे रहे हैं। जैसे गुड़हल में वृक्काकार होता है, या अंग्रेजी में कहें तो रेनी फार्म कहलाता है। जो परागकोश होता है ये रेनी फार्म होता है एंथर, और एकेलाइफा में लंबवत होता है। इसी प्रकार से काशी फल में साइनुअस होता है। तो आदि ये कुछ अलग अलग आकारों में अलग अलग पुष्पों में एंथर पाए जाते हैं। तो जब ये परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, यानी जब पूरी तरह से पक जाते हैं, तो स्फुटित होते हैं, अर्थात फटते हैं। मतलब ये कि जब पूर्ण रूप से पक जाएंगे तब ये फटेंगे या फटते हैं, और फटने पर, स्फुटित होने पर, यानी फटने पर अथवा स्फुटित होने पर परागकण निकलकर बिखर जाते हैं। चलिए अब परागकोश की आंतरिक संरचना को समझा देते हैं। तो प्रत्येक पुंकेसर के परागकोश ही जनन के लिए महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, जिनके अंदर परागपुट या पॉलन सैक होते हैं, और इन्हीं परागपुटों के अंदर विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें परागकण या पॉलन ग्रेन्स, यानी अंग्रेजी में पॉलन ग्रेन्स और हिंदी में परागकण कहते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक प्रारूपिक पुंकेसर के परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। यानी एक परिपक्व परागकोश जो होता है उसकी अनुप्रस्थ काट का चित्र है। इस चित्र में प्रत्येक परागकोश की एक पाली में 2 वेश्म या 2 चैम्बर होते हैं, जो
पराग कोश की पूरी लंबाई में फैले होते हैं, यानी जितना लंबा होता है उतनी लंबाई तक ये दोनों पालियां फैली रहती हैं, दोनों वेस में फैले रहते हैं, या कह लीजिए दोनों चैम्बर फैले रहते हैं और अनुप्रस्थ काट में लगभग गोल से दिखाई देते हैं। अगर इसके अनुप्रस्थ काट काटे जाए जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं तो ये लगभग गोल से दिखाई देते हैं। इन्हें लघु बीजाणुधानी या परागपुट कहते हैं। तो इन्हें कहेंगे क्या? लघु बीजाणुधानी या परागपुट। परागपुटों की संख्या एक संपूर्ण डाइथिकस में 4 होती है। यानी इस प्रकार से जो आप चित्र देख रहे हैं ये परागपुट 1, 2, 3, 4, तो कुल मिलाकर के 4 होते हैं। तो कुल मिलाकर के परागपुटों की संख्या एक संपूर्ण डाइथिकस में 4 होती है। इन्हीं परागपुटों में पराग कण भरे रहते हैं। पराग कणों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस अंग्रेजी में कहा जाए के फलस्वरूप होता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप या मियोसिस के फलस्वरूप पराग कणों का निर्माण होता है। अतः ये हैप्लॉइड या अगुणित होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये जो परागपुट होते हैं इनका निर्माण 3 प्रमुख स्तरों से होता है। अगर इस चित्र को हम बड़ा करके एक परागपुट को दिखाएं तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं मैंने बड़ा करके चित्र को दिखाया हुआ है एक परागपुट को, तो इसमें मुख्य रूप से 3 भाग दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला सबसे भीतरी स्तर जिसे टैपिटम कहते हैं, यानी ये जो सबसे भीतर का स्तर है इसे टैपिटम कहा जाता है, जो एक कोशिका मोटा स्तर होता है, एक कोशिका मोटा स्तर है तथा इसका कार्य क्या होता है आपको बता दें कि यह वृद्धि करते हुए पराग कणों को पोषण देता है। यानी जब पराग कण बन जाते हैं वृद्धि करने लगते हैं तो उनको पोषण प्रदान करता है, पोषण देने का कार्य करता है। अब दूसरा है सबसे भीतरी स्तर जिसे एंडोथेसियम या हिंदी में कहें तो अंतः स्तर कहते हैं। ये प्रायः रेशेदार होता है। यह स्तर परागपुट के स्फुटन के समय विशेष भूमिका निभाता है। तो जो दूसरा वाला भाग है सबसे भीतर वाला जो भाग है इसे एंडोथेसियम कहा जाता है और ये होता कैसे है? रेशेदार होता है। और परागपुट का जब स्फुटन होता है यानी स्फुटन का जब समय होता है तब इसका कार्य वहां पर होता है। और तीसरा भाग है मिडिल लेयर या मध्य स्तर। यह प्रायः 1 से 3 कोशिका मोटा स्तर होता है, यानी जो इसकी चौड़ाई होती है वो 1 से 3 कोशिका मोटा स्तर की बनी होती है, यानी 1 से 3 कोशिका की चौड़ाई में होते हैं। आपको बता दें कि एंडोथेसियम प्रायः पूरी पराग पाल के चारों ओर स्तर बनाता है। जो पूरी पराग पाल होती है उसके चारों ओर का स्तर एंडोथेसियम बनाता है। शेष दोनों स्तर जो बचे हुए हैं ये स्तर परागपुटों को अलग अलग घेरे रहते हैं। तो संपूर्ण परागकोश बाह्य त्वचा से घिरा हुआ होता है। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं कि पूरा परागकोश एक बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस से ढका हुआ है। इन दोनों पालियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक यानी इधर वाली और इधर वाली दोनों पालियों को जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक होता है उसे योज कहा जाता है। और इसके मध्य में संवहन पुल भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है ये है संवहन पुल। पराग कोश जिन स्थानों में पतले होते हैं यानी जहां पर पतले हो जाते हैं, जहां इनकी भित्ति पतली रह जाती है वहीं से ये स्फुटित हो जाते हैं, अर्थात वहीं से फट जाते हैं। तो जिस स्थान से ये स्फुटित होते हैं या जिस स्थान से फटते हैं उसे स्टोमियम कहा जाता है अथवा उसे स्टोमियम कहते हैं, या हिंदी में कहें तो उसे मुख कहा जाता है। और वहीं से फटते हैं। फटने पर क्या होता है कि पराग कण बाहर निकलकर बिखर जाते हैं। इस प्रकार से किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी कर्मक या साधन के द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होते हैं और परागण तथा निषेचन हो जाता है, जिससे फल और बीज का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से संसार के समस्त पेड़ पौधों में पराग कणों के द्वारा परागण तथा निषेचन होता है तथा फल और बीज बनते हैं। तो इस प्रकार से तो आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि परागकोश क्या होता है तथा इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है और ये कैसे स्फुटित होते हैं।
तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।